हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात हम कर रहे हैं यहां पर। आज हम बात करेंगे स्पेशली चाइना को और चाइना के प्रति दुनिया का आज रवैया क्या है। क्योंकि देखो, आप जानते हैं सब कि कोरोना वायरस का जो शुरुआत हुई, जो उत्पत्ति वो वुहान से हुई, तो उस तब से लेकर अब तक दुनिया भर के देशों के अंदर आज चाइना को लगातार ब्लेम किया जा रहा है। दुनिया भर का रोष चाइना के प्रति बना हुआ है और लगातार उसके ऊपर क्वेश्चन दागे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, अब दुनिया भर के देशों के द्वारा चाइना को एक सबक सिखाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां चाइना की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, और जो अर्थव्यवस्था गिरकर अब कहा जा रहा है कि 6.8% की जो चाइना की अर्थव्यवस्था गिरी है, ये आने पिछले 50 सालों में ऐसी अर्थव्यवस्था नीचे नहीं आई है। और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ अर्थव्यवस्था चाइना की गिरी, वहीं पर यदि हम बात करें जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, भारत, तमाम देशों के द्वारा चाइना के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चाइना को झटके दिए जा रहे हैं, चाइना से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और चाइना से बदला लेने के अब मूड में पूरी तरह से दुनिया आ चुकी है। अब उससे पहले यदि हम बात करें कि जब से पहले यदि बात करें, हाल ही के अंदर देखा होगा आपने कि अब न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जापान के द्वारा चाइना के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कहा गया कि अपनी कंपनियों से, तमाम कंपनियों से कहा गया कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में ही करेंगे, और जितनी भी जापानी कंपनीज है चाइना के अंदर, उनसे कहा गया कि आप वापस आ जाइए और यहाँ पर आकर प्रोडक्शन कीजिए। अब हम यहीं पर ही घरेलू स्तर पर ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं पर यदि हम बात करें इसी प्रकार जापान के बाद हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की हम बात करें, तो उन देशों के द्वारा भी, जर्मनी और फ्रांस के द्वारा भी, ये अपनी कंपनियों से कहा गया कि आप चाइना से निकल जाइए और ऐसे देश में जाकर अपने प्लांट लगाइए, अपने प्रोजेक्ट लगाइए जहाँ पर टैक्स कम हो। और यदि टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है तो हम, वहाँ की सरकारों ने ये कहा कि हम आपको टैक्स में कुछ सहयोग करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे कि आप चाइना से निकलकर अन्य देशों के अंदर क्या ना कि कंपनियाँ लगाइए। और इसका बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा मुझे लगता है फ़ायदा होने वाला तो वो भारत को होने वाला। ये सारी की सारी कंपनीज अब भारत में आकर अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी। क्योंकि और इसी के साथ आपने ये भी ये इतना ही नहीं है, फिर हम बात कर इटली की, यदि हम बात करें तो इटली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। आपने देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए कोरोना वायरस से अमेरिका और इटली हुए हैं। तो अब यदि हम इटली की बात करें तो इटली के द्वारा भी अब चाइना से नुकसान की भरपाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध से भी खतरनाक नुकसान हुआ है और इसकी चाइना को भरपाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार की हम बात कर रहे हैं। हम यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन देशों के द्वारा तो कार्रवाई की ही जा रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अमेरिका तो आए दिन ही चाइना के ऊपर एक बहुत हद तक अग्रेसन के मूड में है। आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले, सबसे पहले चाइना, अमेरिका के द्वारा ही वुहान वायरस का नाम दिया गया, कभी उसे चाइना वायरस का नाम दिया गया। तो अब यहाँ पर आता है कि अब यदि, हालांकि अमेरिका कुछ हद तक अब थोड़ा सा कंट्रोल करने में सफल हो कोरोना वायरस को, लेकिन अभी भी वो कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है, उस कोरोना से जंग लड़ रहा है। और जैसे ही कोरोना से बाहर आता है, वायरस से बाहर निकलता है अमेरिका, और उसके बाद वो गिन गिन चाइना से बदला लेने वाला है। क्योंकि क्योंकि अमेरिका की मजबूरी भी है। और आज आपने देखा होगा WHO की यदि हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग रोक दी अमेरिका के द्वारा और उसे बलि का बकरा बना दिया गया। उसी के भला अब पूरा का पूरा दोष वो मरने वाला है चाइना के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इलेक्शन में जाना है और वो पूरा का पूरा दोषी चाइना को ठहराने वाला है। तो अब यहाँ पर अब इसी के बीच में निकलते आ रहे कि जिस प्रकार तमाम बड़ी बड़ी देशों की हम बात करें, वो चाइना से अपना पूरा का पूरा व्यापार समेटने जा रही है, और वो अन्य देशों के अंदर अपने प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, कंपनियों को वहाँ डेवलप करने के लिए आदेश दे सको। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा होने वाला तो वो भारत को होने वाला। और भारत, क्योंकि भारत में न केवल टैक्स बहुत कम है दुनिया भर के अंदर, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना मार्केट के अंदर दम है भारत के मार्केट के अंदर की को दुनिया भर की हर कंपनी यहाँ पर अपना इजीली उद्योग स्थापित कर, यानी कि सफल कर सकती है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पर स्क्रीन
के अंदर आप पढ़ रहे होंगे कि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद भारत ने भी चीन को दिया झटका। अब वो झटका क्या है, वो ये है कि सरकार ने एफडीआई के नियम बदल दिए हैं। अब यहाँ पर बात हम करेंगे एफडीआई के अंदर जो नियम बदले गए वो क्या नियम बदले गए हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर और चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा एफडीआई का। बने रहेगा पूरे वीडियो में फ्रेंड्स, पूरा वीडियो सुनिएगा और सुनने के बाद यदि कोई भी किसी प्रकार का आपका सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हो और ये वीडियो सुनने के बाद आपका नज़रिया क्या है वे भी आप मुझे इसमें मुझसे भी आप मुझे वाकिफ़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की और रोचक से रोचक जानकारी इस चैनल से उपलब्ध होती रहेगी। तो हम फ्रेंड बात यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौर में आर्थिक इमरजेंसी का फ़ायदा उठाकर विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों पर कब्जा न जमा लें, इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भारत सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें एफडीआई की, यदि हम बात करें यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो एक बदलाव किया गया वो बदलाव क्या है और किन देशों को ध्यान में, यहाँ पर आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो बदलाव करने की किस देश को ध्यान में रखकर किया गया तो वो है चाइना को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित एफडीआई की जो नीति बनाई गई थी वर्ष 2017 में अंदर, उसके अंदर संशोधन कर दिया गया। अब यहाँ पर अब 2017 की जो पॉलिसी हमारी एफडीआई की वो मौजूदा क्या है, वो ये है कि एक अनिवासी इकाई भारत में निवेश कर सकती है और वो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रक्षा अनुसंधान की हम बात करें, परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि बांग्लादेश के नागरिक या बांग्लादेश की कोई भी इकाई वो डायरेक्ट रूप से निवेश नहीं कर सकती, उसे सरकारी रूट से ही आना पड़ेगा, सरकारी रूट से ही आना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात कही है। अब यहाँ पर अब आता है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या, अच्छा इतना ही नहीं, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोई भी नागरिक या कोई भी क्या बात करते कंपनी डायरेक्ट रूप से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, किसी कंपनी का अधिग्रहण नहीं कर सकती, किसी कंपनी में शेयर नहीं खरीद सकती है और वो आएगी तो सरकार के थ्रू ही आएगी, सरकारी रूट से ही आएगी। और स्पेशली बैन कर दिया गया है कि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी रहते गतिविधि पे रोक है कि भारत की या पाकिस्तान की यदि हम बात करें। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तो वर्तमान, अब यहाँ पर जो नई पॉलिसी आएगी, नया संशोधन क्या कहेगा, वो ये कहा गया है कि एक देश की इकाई जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत के निवेश का लाभकारी मालिक है स्थिति है, तो वहां पर उसे अब सरकार के अधीन ही निवेश कर सकता है। यानी कि अब वो सरकार से की मंजूरी के बिना, सरकार की मंजूरी के बिना, परमिशन के बिना अब डायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो वो उन देशों की यहाँ पर बात की जा रही है जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है। तो यहाँ पर इसमें ये संशोधन वाकई तो वही है, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो वो तो वैसे का वैसे, लेकिन अब अन्य यदि जो देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश हैं, उन देशों को भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि यदि आप भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, पहली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब सरकार ने तय किया कि अब जिन देशों की सीमा भारत के साथ लगती है उन्हें भारत सरकार से मंजूरी के बाद ही निवेश की अनुमति मिलेगी। वो देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीनी सीमा किन किन देशों के लगती है, तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ भारत की भूमि सीमा लगती है, ज़मीन टच होती है। तो इसलिए इन देशों को अब भारत सरकार की परमिशन के बिना क्या नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना नहीं किया जाएगा, यानी घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण में किसी प्रकार की कोशिश पर रोक लगाने के इरादे से ऐसा किया गया है। अब यहाँ पर क्यों किया गया, पहली बात यहाँ पर आती है कि जो सबसे पहली बात यहाँ पर आई कि चाइना के द्वारा, चाइना को रोकने के लिए ही स्पेशली इस प्रकार का नियम बदलाव किया गया। क्योंकि देखिए
यहाँ पर आता है कि कुछ देशों के द्वारा, स्पेशली चाइना के द्वारा, अवसरवादी नीति अपनाई जा रही है और कंपनियों का अधिग्रहण को रोकने के लिए ही इस प्रकार की नियम बदले गए। क्योंकि देखिए, चाइना सभी देशों में किसी भी भारतीय कंपनी इन्वेस्ट के लिए मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर अब आता है कि चाइना के पास बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है आज के समय में। यदि बात करें दुनिया भर के अंदर, आपने देखा होगा कि मार्केट, शेयर मार्केट की हम बात करें या व्यापार की हम बात करें, पूरी तरह से क्लैश हो चुका है। और क्लैश होने की वजह से पूरी तरह से दुनिया भर के अंदर मार्केट डाउन में है। अब यहाँ पर ऐसे में यदि हम चाइना की हम बात करें, चाइना चमत्कारिक रूप से बचा हुआ है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ वुहान के अंदर हुआ। इसके अलावा यदि हम संघाई की बात करें, बीजिंग की हम बात करें, या और बड़े हम वहाँ पर शहरों की हम बात करें, वो पूरी तरह से खुले हैं और वहाँ पर एकदम ही लॉकडाउन हुआ है। चाइना का लगातार व्यापार जगत, उद्योग धंधे हैं वैसे के वैसे ही लगातार चल रहे हैं, वो बचा हुआ है। अब यहाँ पर होता ऐसे में फ़ायदा उठा रहा है चाइना, क्या कर रहा है कि लगातार जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्यूचर है, या किसी भी देश की यदि हम बात करें तो जिन जिन कंपनियों के जहाँ जहाँ पर उसको लगता है कि दुनिया भर के अंदर जो टॉप की कंपनीज़ हैं उनके चाइना क्या है कि आज के समय में शेयर खरीद रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा शेयर बुरी तरह से क्लैश हुए हैं, डाउन में है। ऐसे समय में चाइना चुपके से लाखों करोड़ों की गिनती में क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, शेयर खरीद खरीद कर वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। और उसी को रोकने के लिए, कि इसी समय में इस अवसरवादिता को रोकने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया, यानी कि सस्ते में शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों को नियंत्रण में न आए, इसकी आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये नियम बदला गया। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हाल ही के अंदर अखबारों में ये सुर्खी बनी थी कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक ने होम लोन देने वाली HDFC लिमिटेड, यहाँ पर मैं HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, यहाँ मैं HDFC लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, जो कि होम लोन देने वाली भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है। उसमें चाइना के द्वारा कितना है कि हिस्सेदारी बढ़ाई गई। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि 1 करोड़ 75 लाख रुपए के शेयर खरीदे गए। यानी कि उसके द्वारा 1.01% की अपनी जो शेयर है, यानी कि हिस्सेदारी, वो बढ़ा दी गई है। यानी कि 0.8% से बढ़ाकर उसने क्या कर दिया, 1.01% कर दिया। यानी कि 1.75 लाख, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख के शेयर खरीदे हैं इसके अंदर। तो ऐसे में फिर यह जब हमने ये भारत सरकार के द्वारा ये देखा कि चाइना के द्वारा लगातार जो अपनी शेयर के अंदर जो फीसदी बढ़ा दी गई है, अपनी जो कैपिटल, यानी कि जो अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाएगी, तो ऐसे में तो फिर आने वाले समय में लगातार और भी जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात करें, बड़े बड़े जो टॉप की कंपनियां हैं, उनके जो शेयर है सस्ते में आज चाइना खरीद कर आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हिस्सेदार बन जाएगा भारत की कंपनी। और जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी क्या होगी, एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी भारत के लिए, एक बड़ी चुनौती। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा चीनी इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, चाइनी FDI को रोकने के लिए, और चाइना जो लगातार सस्ते शेयर देकर आज के समय में खरीद रहा है, और उसको मालूम है कि आने वाले समय में ये जो टॉप की कंपनियां बहुत बड़ा ब्रिज करेंगे, बहुत ऊंचे लेवल पर जाएंगे। और को जैसे ही ये इस कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म होता है, साल 6 महीने के अंदर मार्केट वापस बैलेंस में आता है, मार्केट वापस गति पकड़ेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विकास करेगी। तो ऐसे में चाइना को बहुत बड़ा फायदा होने जाना है। तो इसी उद्देश्य के लिए ही हमारी सरकारी जितनी भी बड़ी जितनी भी कंपनी, जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो सरकारी सेक्टर को, उनके अंदर चाइना के निवेश को कम करने के लिए, चाइना के जो ये सस्ते शेयर खरीद रहा है उसको रोकने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें, यदि आंकड़े की हम बात करें, FDI की बात करें, तो दिसंबर 2019 में चीन का भारत के अंदर $2.3 बिलियन का निवेश था। और आज आपने देखा होगा जितनी भी चाइनीज मोबाइल कंपनियों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की बात करें, भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लगा रही है, यहाँ पर अपने असेंबलिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट लगा रही है। जैसे आपने देखो शियोमी की हम बात करें, या शियोमी है, ओप्पो है, और भी बहुत सी कंपनी हैं जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अब हालांकि भारत सरकार के द्वारा विदेशी निवेश को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए अट्रैक्टिव योजना लाई गई, लेकिन
अब यहाँ पर जो वर्तमान की यदि हम बात करें, जैसे शेयर मार्केट क्लैश हो रहा है, सस्ते शेयरों को देकर चाइना यदि खरीदा जा रहा है तो ये भारत के लिए नुकसानदेह, इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसको रोक लगा दी गई है। अब यदि हम बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की हम बात करें, तो एफडीआई होता क्या है? एफडीआई वह होता है कि अन्य देश की कंपनी या परियोजना में किया गया निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। किसी देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में जाकर किसी परियोजना में या किसी कंपनी के अंदर निवेश कर देना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निवेश कहलाता, और ये लंबी अवधि के लिए होता है। पहली बात। दूसरी बात, यदि हम आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हम एफडीआई दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पर ग्रीन फील्ड में तो ये होता है कि दूसरे देश में नया कारखाना जब यदि कोई कंपनी लगाती है तो वो कहलाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करते, तो वो करती है, यानी कि अपनी कोई शाखा वहाँ पर जाकर खोलती है, या कोई अपनी प्रोजेक्ट लगाती है, या कोई अपनी नई कंपनी खोल लेती है, तो उसे बोलते हैं हम FGFD यानी कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की अब बात करते हैं। और यदि हम बात करें कि पोर्टफोलियो निवेश की हम बात करें, FPI की यदि हम बात करें, तो ये क्या होता है? ये होता है कि एक विदेशी कंपनी को जिस देश में निवेश करना होता है वहाँ की कंपनी के शेयर खरीद कर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकती है, या यूँ कहिए कि इस कंपनी का वो अधिग्रहण कर लेती है अल्पकाल के लिए। ये फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अल्पकाल के लिए होता है, और इसके अंदर जो शेयर होता है वो 10% से कम होता है। यदि आप किसी कंपनी के शेयर 10% का निवेश करते हो किसी कंपनी के अंदर, या 10% के अंदर अंदर आप वहाँ उस कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो वो कहलाता है FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और ये दीर्घकाल के लिए नहीं होता, ये होता है किसके लिए होता है? ये होता है अपने अल्पकाल के लिए होता है। यदि 10% जो ऊपर आप जाते हो और दीर्घकाल के लगाते हो तो वो पर FDI कहलाएगा, यानी कि विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाएगा। इसके अंदर ये अंतर होता है। अब यहाँ पर आता है, यदि हम FDI और FPI में अंतर की बात करें, तो यहाँ पर ये देख लिए कि किसी विदेशी कंपनी के प्रबंधन 10% उससे अधिक हिस्सेदारी खरीदना होता है, तो वो कहलाता है FDI। और FDI यानी कि 10% या 10% से ऊपर यदि आप किसी कंपनी के अंदर दूसरे देश में जाकर निवेश करते हो तो वो कहलाता है FDI। और यदि आप 10% से कम निवेश करते हो तो वो कहलाता है FPI की श्रेणी में रखा जाता है। और FDI होता है दीर्घकाल के लिए होता है, और FPI होता है वो होता है अल्पकाल के लिए होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी, ये ध्यान में रखिएगा। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में FDI भारत के अंदर बात करें, तो यहाँ पर वर्ष 2019-20 का भी आंकड़ा है नहीं, यहाँ पर हम 17-18 की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर पिछले 9 महीने के अंदर 33.49 अरब डॉलर का निवेश, और जहाँ पर सबसे टॉप रहा यहाँ पर 12.97 के साथ सिंगापुर। और वहाँ यदि हम 18 उससे पहले की बात करें, 17-18 में बात करें, तो सबसे ज़्यादा था मॉरिशस का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर। और 2018-19 की बात करें तो वो है सिंगापुर की बात कर रहे हैं। और यदि इसके बाद यदि हम बात करें, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन का स्थान रहा। तो ये फ्रेंड्स, आप इसके बारे में क्या जानते हो? जो भारत सरकार के द्वारा नया अपने घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए जो FDI के अंदर निवेश किया, वो बदलाव किया गया है, इसके ऊपर आप क्या जानते हो? और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? इसके ऊपर मुझे फीडबैक दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। इसी आशा के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।